ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन। आज के फैसले में पीटीआई की नशिस्तें नोटिफाई करने का हुक्म दे दिया गया और जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब हमारे साथ मौजूद थे। वो किसी आईनी बहरान की तरफ इशारा कर रहे थे और ब्रेक पे जाने से पहले जो है वो आसिफ अली भट्टी साहब के कुछ सवालात थे जो वो चाह रहे थे कि अकमल साहब से जो है वो जवाब लें। अकमल साहब, आप भी कुछ जवाब देना चाह रहे थे उनकी बात का भी और जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब का भी। अच्छा जी, पहले तो ये है कि ये जो जज साहब से हमारे काबिल इज़्ज़त हैं, तो मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी जो अदालत होती है वो आवाम की होती है। 8 फरवरी एक जजमेंट डे था, तो 8 फरवरी को खान साहब को जैसे पूरी आवाम ने वोट दिया, मेरा ख्याल है ऐसा कभी पाकिस्तान की तहरीक में नहीं हुआ। पाकिस्तान की हिस्ट्री बदल गई 8 फरवरी को। तो हमारे 827 क्या बदला? सुने ना, सुन ले पहले मैडम, मैं नहीं बोलता। हाँ, हिस्ट्री वही मैं बताने लगा हूँ। 827 हमारे उम्मीदवार थे, 827 ही हमारे निशान थे। लोगों ने बैंगन मंजी 4 पे जिधर जिधर भी हो लोगों ने ढूंढ के वहाँ पे निशान पे मोहर लगाई और खान साहब के सब कैंडिडेट्स को कामयाब किया। तो हमसे जुल्म ये हुआ कि इंतखाबी निशान भी छीन लिया गया किसके कहने पे। दूसरे नंबर पे इमरान खान साहब खुद रूल ऑफ लॉ हैं, वो हमेशा कानून की उन्होंने इज़्ज़त एहतराम किया है और आप आज भी बैठे हुए हैं। मेरा ख्याल है श्रीलंका वाले हालात बनने में यहाँ चंद घंटे नहीं लगेंगे बल्कि मिनटों में लगेंगे। तो खान साहब कहते हैं कि पहले रूल ऑफ लॉ बहुत ज़रूरी है, पाकिस्तान की तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये जो भाई साहब कह रहे थे आसिफ अली भट्टी साहब, देखें एक पेज पे मैं नहीं समझता, आपने खुद ही जवाब दे दिया। एक पेज पे नहीं होना चाहिए, सबको अपनी परफॉर्मेंस देनी चाहिए और सबको अपनी आईनी हदूद में सब दारों को रह के काम करना चाहिए। अगर आप पाकिस्तान की तरक्की चाहते हैं, अब पाकिस्तान उस जगह पे पहुंच चुका है, हमारा मुल्क है पाकिस्तान वहाँ पे पहुंच चुका है जहाँ पे गलती की कोई गुंजाइश नहीं, कोई अपना एक्सपेरिमेंट नहीं चाहिए। अवाम को सिर्फ रोटी चाहिए। और अवाम क्या कर रही है? अवाम सिर्फ खान साहब पे भरोसा कर रही है। खान साहब का जो भरोसा अवाम पे है, अवाम का भरोसा खान साहब पे। अब ये जो सारी चीज़ें हैं ना, इनसे सारा कुछ आगे निकल चुका है। ये जो सारी अपना देखे ना, जैसा एक जज साहब ने कहा है, भरोसा हमारा एक शख्स पे क्यों होता है? हम जब हम अपने पसंदीदा शख्स, ये बड़ा अच्छा आपका सवाल है। बाद वो आके सिस्टम भी तब्दील नहीं कर सकता। देखें, जो हमारा कप्तान इमरान खान है वो क्या चाह रहा है? वो सिर्फ अवाम की खुशहाली चाह रहा है। वो कहता है एक दो नहीं एक पाकिस्तान, 2 कानून नहीं 1 कानून। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, अमीर के लिए और कानून है, गरीब के लिए और कानून है, ये इसलिए भरोसा है। अवाम को अपना बच्चों का फ्यूचर नज़र आ रहा है खान साहब की सूरत में। तो खान साहब इमरान खान साहब के पीछे खड़ी है। तो ये जो अवाम हमारी जो है ना खान साहब के पीछे खड़ी है। तो ये जो आप देख रहे हैं सारा निज़ाम जो है ये सारा एक्सपोज हो चुका है। अब लोगों को पता चल गया है कौन क्या कर रहा है, किसका क्या रोल है क्या। अब ये देखें ना, जो मुल्की तरीका 76 ईयर से हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। आप देख रही हैं कि हमारा वोट किधर जा रहा है। और जो एक साहब थे, आपको पता है, उन्होंने एक बयानी जारी किया था कि वोट को इज्जत दो। इसमें सियासतदानों का भी तो बहुत कसूर है ना। जब वो सुने ना, सियासतदान की बात कर रहा हूं अब तो फिर मामला तो यहीं तक पहुंचे। अब सुने ना, एक सियासतदान थे जो आजकल कबूतरबाज के नाम से बड़े मशहूर हैं। तो उन्होंने कहा था कि वोट को इज्जत दो। वोट को इज्जत दिलाते लाते भाई साहब अब वोट को इज्जत देनी चलेगी शुरू कर दी। ये तो देखें, जो सियासी नारेबाजी है ना, वो आप भी करते हैं, वो भी करते हैं। तो सियासी नारेबाजी पे हम नहीं जा रहे हैं। मैडम, मेरा ख्याल है कि जो पाकिस्तान तरीक जो है ना, पाकिस्तान तरीके इंसाफ जो है ना, वो अब उस तरफ जा चुकी है। ये यहाँ पे सियासत नहीं हो रही, हम मुल्क की बका की जंग लड़ रहे हैं, जिहाद कर रहे हैं हम। ठीक हो गया। तो ये सारी अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो जो पॉइंट्स आज का जो तफसीली फैसला है वो अभी तक हम डिस्कस नहीं कर पाए, वो मैं चाहूंगी कि आप हमारे साथ जरा शेयर कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिबा बहुत शुक्रिया जी। आज 70 जो है सफ़ा पर मुश्तमिल तहरीर फैसला जो है जस्टिस मंसूर शाह ने तहरीर किया है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में लिखा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2024 में आम इंतखाबात जो है कौमी और सूबाई असम्बलियों की जो नशिस्तें हैं वो जीती हैं। फैसले में कहा गया है कि पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को कलादम करार देते हैं और जो है इतने इंतखाबी निशान ना देना सियासी जमात के इंतखाबात लड़ने के कानूनी और आइनी हक को मुतासर नहीं करना। आइन या कानूनी और सियासी जमात को इतनी बात में उम्मीदवार खड़े करने से नहीं रोकता। अदालत ने फैसला दिया है कि इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के 80 से जो है 39 MNAs जो हैं
को तहरीक इंसाफ का ज़ाय किया है। इलेक्शन कमीशन को कहा है कि वो बाकी 41 MNS जो हैं 15 रोज़ के अंदर दस्तखत जो शुदा बयान लें उनसे। इलेक्शन कमीशन ने जो है मखसूस नशिस्तों पर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को नोटिफाई करे। फैसले में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन के 1 मार्च के फैसले की कोई कानूनी हैसियत नहीं है और इलेक्शन कमीशन का 1 मार्च का जो फैसला है आइन से मुतसादिम है। इलेक्शन कमीशन मुल्क में जमहूरी अमल का ज़ामिन और हुकूमत का चौथा स्तून है, मगर कमीशन 2024 में अपना किरदार अदा करने में नाकाम रहा है। ठीक हो गया। हमें इस वक्त ज्वाइन किया है साबिक असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जाम अफजल साहब ने। जाम अफजल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जाम अफजल साहब, एक तो ये कि आज का जो फैसला है मैं आपकी राय उस पर जानना चाहूँगी। दूसरा ये कि जो पीटीआई को मखसूस नशस्तों से महरूम करने के लिए जो इलेक्शन कमीशन है और हुकूमत है वो जो इकदामात कर रही है, जिसमें स्पीकर का ख़त आया, फिर उसके बाद जो है वो इलेक्शन एक्ट में तरमीम, क्या आप समझते हैं कि हुकूमत के लिए ये परेशानी का बायस हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आपका शुक्रिया, आपने मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करवाया। तो आज का जो फैसला है मैम, उसको ना 3 तनाजुर में देखा जाएगा। एक तो ये है कि ये फैसला एक था इलेक्शन कमीशन के हवाले से, एक है जो 2 जजेस जिन्होंने इख्तलाफी नोट लिखा, मिस्टर जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब और मिस्टर जस्टिस साहब ने, वो उन 2 के हवाले से है। और तीसरा है पीटीआई के हवाले से सीटें देने की डायरेक्शन के रिजर्व सीट्स जो हैं स्पेशल सीटें पीटीआई को दी जाए जी। जहाँ तक मैं पीटीआई को सीटें देने के हवाले से बात है, ये तो जमहूरियत का हुस्न है कि जो अक्सरियती जमात होती है उसको सीटें मिलनी चाहिए, यहाँ तक तो है ठीक। जो इलेक्शन कमीशन के बारे में ये लिखा गया है कि उन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना करवाने पे जो सैंपल लिया था पीटीआई से, सैंपल के उसको निशान नहीं मिला था, उस हद तक तो ठीक था। लेकिन रिजर्व सीट्स ना देने की हद तक जो है वो जरा एक्स्ट्रा हो गई सजा। वो इसमें इलेक्शन एक्ट 2017 में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। लेकिन जो जब पीटीआई ने इलेक्शन जीत लिया तो और उनके पास ऑप्शन था कि वो किस जमात को ज्वाइन करते हैं, तो वहां पीटीआई से गलती हो गई कि उन्होंने पीटीआई को जमात को ज्वाइन नहीं किया और दूसरी जमात को ज्वाइन कर लिया। अब पूरे इलेक्शन एक्ट में मैंने कहीं नहीं पढ़ा कि 3 डेज के अंदर जब एक मैंने किसी जमात को ज्वाइन कर लेता है तो उसके पास ये राइट बाकी रह जाता है कि वो बाद में वहां से विथड्रा होकर किसी दूसरी जमात को ज्वाइन कर सके। नंबर 1। जहां तक इलेक्शन कमीशन का जो कंडक्ट रहा है और इस बारे में जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उनका रवैया जानिबदाराना था, तो इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट इदारा है और उसकी जो ड्यूटी है फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करवाना है, उसको भी इतनी एक्सट्रीम पे जानिबदारी के तौर पे नहीं जाना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट में, जिस तरह उन्होंने बतौर पार्टी कंटेस्ट किया है। यहाँ तक भी ये बात ठीक है। अब आ जाती है बात कि इसमें मुस्तकबिल में क्या होने जा रहा है। मुस्तकबिल में ये होना जा रहा है कि जो गवर्नमेंट है वो नैरेटिव अपना बना रही है जो 2 जजेस की इख्तलाफी नोट है, और पीटीआई बना रही है जो मेजॉरिटी का फैसला है उस फैसले पे नैरेटिव बनाएगी, साथ में ये भी कहेगी कि ताकतवर के हमें दीवार से लगा रहे हैं। जबकि होना ये चाहिए कि जो भी फैसला सुप्रीम कोर्ट का आ गया है, अक्सरियती फैसला है, अगर इसको ऑनर दी जाती है और इस पे अमल कर दिया जाता है, माजी को भुला दिया जाता है, तो फिर तो सिस्टम आगे बढ़ेगा, जमहूरियत मजबूत होगी। अदरवाइज सिस्टम को नुकसान होगा, मुल्क को नुकसान होगा। ठीक, आसिफ अली भट्टी साहब, फैसले से ये इंटरप्रेट किया जा रहा है, ये तासुर मिल रहा है कि किसी एक पार्टी को रिलीफ देने की कोशिश की गई है, जबकि दूसरी तरफ हम फैसले को देखें तो फैसले के मुताबिक जो इलेक्शन कमीशन है वो एक फरीक के तौर पर ये केस लड़ता रहा है पीटीआई के अगेंस्ट। ऑब्वियसली क्या ये बात दुरुस्त लगती है कि एक पार्टी को जो है वो कॉर्नर किया जा रहा है, या एक पार्टी के अगेंस्ट जो है वो इलेक्शन कमीशन जो है वो फरीक बनता हुआ दिखाई दे रहा है?
دیکھیے بظاہر تو ہمیں اگر ہم الیکشن کمیشن کے کنڈکٹ کا جائزہ لیں اور وہاں پہ بیٹھے ہوئے جو ان کے سربراہ ہیں الیکشن کمیشن کے، ہم ان کی بات کریں تو وہ نامنی ہیں بیسیکلی پی ایم ایل این کے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جتنی ابھی تک کارروائیاں ہوئیں اس میں تھوڑا سا ہمیں ایک برابری کی بنیاد پہ یا امپارشل ہو کے سوچنا پڑے گا کہ آپ کسی جماعت کا سمبل لینا، کسی جماعت کو جھنڈا لہرانے کی اجازت نہ دینا، کسی کینڈیڈیٹ کو اجازت نہ دینا کہ وہ اس پلیٹ فارم سے الیکشن لڑ سکے، یہ اس بات کو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ یہ بہت ہی سخت فیصلہ تھا اور جانبدارانہ نظر آتا ہے۔ اسی لیے سپریم کورٹ نے، دیکھیں کسی نے سپریم کورٹ کو پریشرائز تو نہیں کیا، آپ اس بات کو تسلیم کریں کہ ہمیشہ اکثریتی فیصلہ ہی تسلیم کیا جاتا ہے۔ تو اگر جو 6 ججز ہیں یا 8 ججز ہیں وہ اپنا کوئی مائنڈ سیٹ دے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں سے غلطی تو ہوئی ہے الیکشن کمیشن۔ یہ جرنلسٹ بے شک اس بات کو ہم سب لوگ جو ہیں جتنی دفعہ مرضی کہہ لیں کہ نہیں ہوا اور ہوا، لیکن اصل فیصلہ تو وہیں پہ ہونا ہے نا، سپریم کورٹ کے لیول پہ ہونا ہے، جو کہ ایک بااختیار ادارہ ہے، انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، سب کا اس پہ بھروسہ ہے۔ اب جب یہ بات سامنے آ گئی ہے کہ الیکشن کمیشن صاف الیکشن کرانے میں بھی ناکام رہا ہے، اور ساتھ ہی میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس نے جس طرح سے یہ کیس لڑا ہے وہ فریق کے طور پہ لڑا ہے، حالانکہ یہ کام نہیں ہے الیکشن کمیشن کا۔ ایک بات تو آپ کے سوال کا جواب یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس وقت میں سمجھتا ہوں، جو میں نے شروع میں کہا تھا کہ یہ ایک بہت بڑی لڑائی کی طرف جا رہے ہیں ہم۔ بڑا انفارچونیٹ ہوگا ڈیموکریسی کے لیے، پاکستان کی بالادستی کے لیے، پاکستان کی سلامتی کے لیے، کہ اگر راولپنڈی کے اندر ایک بہت بڑی طاقت کا اس وقت جو ہے وہ لڑائی آپس میں چل رہی ہے، تو اسلام آباد کے اندر بھی یہ ایک بہت بڑا ادارہ ہے جو کہ پاکستان کے آئین کا محافظ ہے۔ یہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے، یہ بھی ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے۔ اس کے بارے میں یہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ ایک اور کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی ضرورت ہے، یہ کیا جو آئین میں ترامیم ہوتی ہیں، آئین کے اندر کوئی چیزیں سبٹریکٹ کی جاتی ہیں، تو کیا یہ سپریم کورٹ نہیں سنتی ان کو؟ کیا اس سپریم کورٹ نے 2 پرائم منسٹر کو گھر نہیں بھیجا، ایک کو پھانسی پہ نہیں لٹکایا؟ تو یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کانسٹیٹیوشن ہے، یہ کوئی ایسی موم کی گڑیا نہیں ہے کہ اس کو جس وقت چاہے آپ مروڑ دیں۔ تو بھٹی صاحب بات تو ہم کرتے ہیں آئین کی، قانون کی، جمہوری اصولوں کی، لیکن ہم دیکھتے ہیں لوگوں کی طرف، پھر لوگوں کے اپنے مقاصد ہوتے ہیں، اپنے کچھ گولز ہوتے ہیں۔ ثاقب نثار کا معاملہ دیکھ لیں، بندیال کا معاملہ دیکھ لیں، جو بھی اس طرح سے لوگ آتے ہیں ان کے اپنے مائنڈ میں کچھ سیٹ گولز ہوتے ہیں۔ تو ہر شخص کی جو سوچ ہے وہ پرسنل سوچ جو ہے یا پرسنل ٹلٹ زیادہ میٹر کرنے لگتا ہے۔ تو کیا اس سے آئین اور قانون کی جو بالادستی جس کی ہم بہت بات کرتے ہیں، جمہوری اصولوں کی بہت بات کرتے ہیں، کیا اس سے متاثر نہیں ہوتی اس خاص ایک رویے سے؟ بہت زبردست بات آپ نے کی۔ یہ کام شروع ہوا ہے پاکستان کی انسیپشن کے بعد، جیسے پاکستان میں طاقتوروں کا کھیل شروع ہوا، اسی طرح سے جو جسٹس صاحبان ہیں ان کا بھی اسی طرح سے ٹلٹ رہا، ان پہ پریشرز رہے، ان کو اپنا بنانے کی کوششیں ہوتی رہی۔ آپ اس کا ہمارے دور میں اگر ہم اس کا ذکر کریں تو افتخار محمد چودھری اس کی مثال ہے کہ جس طرح سے اس نے ایک آئین کا چہرہ جو ہے اس کی سلامتی کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا اور کہا کہ میں ایک ڈکٹیٹر کے خلاف لڑ جاؤں گا کیونکہ پاکستان کے آئین کی بالادستی چاہتا ہوں۔ لیکن جب وہ بحال ہوئے انہوں نے کیا کیا اس ملک کے ساتھ، ان کے بچوں نے کیا کیا، وہ کن کے جہازوں میں گھومتے رہے، وہی لوگ جو آئین کے تحفظ کی ضمانت دیتے ہیں وہی جو ہے وہ اس کے خلاف بھی عمل پیرا ہو جاتے ہیں، اسی کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ایک تواتر کے ساتھ وہ لوگ آنا شروع ہو گئے کہ چاہے اس میں کھوسے کی بات کریں، اس کے بعد وہاں پہ جو جا کے باقی جیسے صاحبان تھے، میں نام نہیں لیتا جان بوجھ کے، کیونکہ دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ جو مقاصد ہیں وہ بالا تر ہو جاتے ہیں آپ کے قومی مفاد سے، آپ کے آئین سے، کانسٹیٹیوشن سے۔ دس از انفارچونیٹ، اور یہی کچھ ہونے جا رہا ہے ابھی۔ ٹھیک بھٹی صاحب، مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے، بریک سے واپس آتے ہیں اور پھر یہیں سے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ اسٹے ٹیونڈ۔